एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, हम आपको पता ही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज चलती हैं। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गई, मिनिस्ट्री फॉर फार्मर्स हो गई। तो कई सारी मिनिस्ट्रीज चलती है। तो इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री हमारे होम साइंस से रिलेटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स और इस तरह की प्लानिंग चलती है जैसे वुमेन्स और चाइल्ड का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो मेन किस पे फोकस कर रही है? वुमेन्स एंड चाइल्ड पे कर रही है। अब इसमें क्या है, अगर आप देखोगे द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम 1985 टू 2006। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो ये मिनिस्ट्री थी ये एज ए डिपार्टमेंट काम करती थी और किसके अंदर काम करती थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर काम करती थी। 1985 में ये डिपार्टमेंट बना था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। 2006 तक ये इस डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ही काम किया। ठीक है, तो पहले ये किसके अंदर आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पहले आपका एज ए डिपार्टमेंट हमारा किसके अंदर आता था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये आती थी। ठीक है, On January 30, 2006, the Department of Women and Child Development was made a separate university। ठीक है, और जो ये आपका है 30 जनवरी 2006 में ये जो मिनिस्ट्री है ये सेपरेट हो गई, अपनी एक इसने अलग मिनिस्ट्री बना ली। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक अलग मिनिस्ट्री बन गई। तो अगर ये पूछा जाए कब इस्टेब्लिश हुई थी ये मिनिस्ट्री, तो ये कब हुई थी? आपकी 30 जनवरी 2006 में हमारी ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कब आपकी स्टैब्लिश हुई थी? 2006 में। और एज अ डिपार्टमेंट ये कब से काम कर रही है? 1985 से ये काम कर रही है एज अ डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर नेक्स्ट है, दीज मिनिस्ट्रीज फॉर्मुलेट्स प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ये आपके लिए वुमेन्स और चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है एंड रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, दीज मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट एनजीओ एंड इनोवेटिव प्रोग्राम्स। ठीक है, ये क्या करती है मिनिस्ट्री? एनजीओ के साथ मिलकर के काम करती है और नए नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारी किसकी मिनिस्ट्री है? इंडिया की मिनिस्ट्री है। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा क्या है इसमें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना बहुत आजकल फेमस है ये वाला प्रोग्राम। ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसमें ईयर नहीं आया है, लिख लेना, इसमें कट गया है ईयर। तो 2015 में स्टार्ट हुआ था हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी ऑफ 2015। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं इस समय, उन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? पानीपत हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? पानीपत हरियाणा में। ठीक है, पानीपत हरियाणा में स्टार्ट हुआ था और ये है आपका जिसमें बजट जो समय दिया गया था 100 करोड़ का बजट जो है इसके लिए पास किया गया था। ठीक है, मास अवेयरनेस कैंपेन है ये। ठीक है, मास अवेयरनेस कैंपेन का मतलब क्या है? एक अभियान चल रहा है बहुत मास और बड़े लेवल पे कि सबको क्या मिले? अवेयरनेस मिले, सब अपनी बेटियां भैया बचाएं और उनको पढ़ाएं। इंक्रीज गर्ल्स एजुकेशन एंड डिक्रीज सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। ठीक है, एक तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ाना और जो हमारा सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन है उसको घटाना। जो लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि होने वाला बेबी जो है मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, अगर फीमेल बेबी है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, उसको अबॉर्शन करा देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। ठीक है, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, इसमें इसी के अंदर एक छोटा सा मुहिम जैसी चल रही थी। ये भी क्या है आपका? कैंपेन जैसा है, स्मॉल कैंपेन्स, इसके अंदर छोटे छोटे कैंपेन्स चलते हैं। तो सेल्फी विद डॉटर चल रही थी, इसमें बिहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्टार्ट हुई थी ये मुहिम। इसमें क्या था, जैसा आपने देखा होगा सभी जो सरपंच थे वो अपनी बेटियों के साथ सेल्फी ले लेके सोशल मीडिया में डालते थे। आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी सेल्फी विद डॉटर के अंदर से अमिताभ बच्चन अपनी बेटी के साथ फ़ोटो लेकर के शेयर की थी कि सेल्फी विद डॉटर के अंतर्गत। ठीक है,
तो ये क्या है, ये एक ऑप्शन बहुत पॉपुलर था उस समय, सब लोग अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेते थे और उसे सोशल मीडिया में डालते थे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अब इसमें आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में समझ में आ गया ना, नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पानीपत हरियाणा में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। ये 2012 में आया था ये एक्ट। इस जैसे इसका नाम क्या है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है, POCSO। इसकी पॉक्सो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका जो फुल नेम है वो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। जैसे पता चल रहा है कि बच्चों को क्या करना है, उनके साथ कोई भी सेक्सुअल ना हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए उसके कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस ना हो, कोई उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे सेक्सुअली, तो उसके लिए आपको उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है, ठीक है। तो ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया था ये वाला एक्ट। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आती है, दूसरा ये क्या आता है, इसका ईयर आता है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 2012 में स्टार्ट हुआ था। टारगेट ग्रुप क्या है इसका, लेस देन 18 ईयर चिल्ड्रन, ठीक है। जो 18 ईयर से छोटे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये वाला ग्रुप रखा गया था। ये क्या है, एक अनबेलेबल ऑफेंसेज है, मतलब कि अगर किसी पर ये केस चला और वो प्रूफ होता है तो उसके लिए उसको बेल कभी भी नहीं मिलेगी, फिर वो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अंडर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट, और ये किसके अंदर चल रहा है, अंडर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत ये चल रहा है, ठीक है, अंडर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट। इसमें क्या है, आपका फास्ट ट्रैकिंग चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। इसमें जो आपका जो केस होगा वो एक तो फास्ट ट्रैकिंग होगा, फटाफट चलेगा, और चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स में ये बने हुए हैं इसके लिए, ठीक है। उसमें ये वाला केस जो है चलता है। फिर है आपका फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट इन हैदराबाद, ठीक है। जो पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है वो हैदराबाद में बना हुआ है, और ये कोर्ट ना बिल्कुल ऐसा लगेगा देखने में जैसे नर्सरी स्कूल है, छोटे बच्चे ताकि वहाँ पे कंफर्टेबल रहें, ठीक है। नर्सरी स्कूल एक अच्छे से डेकोरेट, बिल्कुल बच्चों की थीम पे इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर है आपका पॉक्सो ई बॉक्स है आपका, पॉक्सो ई बॉक्स चल रहा है एक, इसके अंदर आप ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हो ऑन द पेज ऑफ नेशनल, ठीक है। नेशनल के पेज पे आप क्या कर सकते हो, एक ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हो पॉक्सो ई बॉक्स में। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR, ठीक है। और इसमें क्या है, कौन काम करता है, कमीशन, जो भी आपका जो कमीशन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR, ठीक है, कमीशन इसके लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, NCPCR, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। इसमें आएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल भी है इसके आगे, ठीक है। नेशनल इसकी फुल फॉर्म है, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे। नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद है आपका ई लेटर बॉक्स और ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा आपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्टल में जब आप जाओगे ऑनलाइन तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें क्या है, आपका कंप्लेन मैकेनिज्म है, यहाँ पे आप जाकर के कंप्लेन डाल सकते हो। अगर आपको कोई भी गर्ल्स के साथ कोई हैरेसमेंट हो रहा है, फॉर द हैरेसमेंट ऑफ गर्ल, अगर किसी भी गर्ल्स के साथ कोई हैरेसमेंट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन डाल सकते हो। दिल्ली पुलिस में एक निर्भीक करके एक ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर का काम, उस ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं, निर्भीक ऑफिसर बोलते हैं। वो हर स्टेशन में होगा, ठीक है, हर स्टेशन में होगा, पुलिस स्टेशन में होगा वो, और उसका काम है इस कंप्लेन को 24 आवर्स के अंदर अंदर इस पर क्या लेना है, एक्शन लेना है। अगर कोई कंप्लेन आएगी पोर्टल पे तो उस निर्भीक ऑफिसर का काम है कि उसे एक्शन लेना है इस कंप्लेन पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव, ठीक है। महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव क्या है, ये आपका कहाँ स्टार्ट होता है, हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। इसका नाम क्या है, पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म, ठीक है, पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म। ये सब आपके पोर्टल में चल रहे हैं, जब आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्टल लिखोगे तो उसमें ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव में क्या है, ये आपका कहाँ स्टार्ट हुआ था, आपका स्टार्ट हुआ था ये हरियाणा में, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये हरियाणा में स्टार्ट हुआ था महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव। और इसको क्या बोलते हैं,
पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म। ठीक है, ये पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बिना वर्दी के पुलिस, मतलब महिलाएं ही हैं जो इनिशिएटिवली अपने आप को पुलिस के साथ मिलकर के काम करती हैं, तो पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म इनको बोला जाता है। ब्रिज बिटवीन फॉर्मल पुलिस एंड पीपल्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो फॉर्मल पुलिस है और जो पीपल्स है उनके बीच का क्या बनाती है, ब्रिज बनाती है। मान लो आपके विलेज में किसी महिला के साथ उसका हस्बैंड बहुत मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो ये महिलाएं हैं जो उसे समझाएंगी कि भाई पुलिस में कंप्लेन करो, पुलिस में जाकर के उनकी कंप्लेन करवाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रिज बिटवीन फॉर्मल पुलिस एंड पीपल्स। ठीक है, मिनिमम वन इन ग्राम पंचायत। ठीक है, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक जो है महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बल्कि गाँव में तो इतना ज़्यादा कोई इससे सीरियसली लेता नहीं, बस ऐसे ही किसी भी एक महिला का नाम लिख करके भेज देते हैं, फिर काम हो या ना हो। ठीक है, तो मिनिमम वन इन एवरी ग्राम पंचायत। ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक महिला पुलिस वॉलंटियर इनिशिएटिव होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद NPC। ठीक है, नेशनल प्लान ऑफ चिल्ड्रन। नेशनल प्लान ऑफ चिल्ड्रन है आपका NPC 2016। ठीक है, नेशनल प्लान ऑफ चिल्ड्रन है आपका 2016। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन NPC 2016 के अंतर्गत क्या है कि आप ये किस पे काम करता है, ये काम करता है बच्चों के सर्वाइवल पे, उनके हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे एंड डेवलपमेंट पे, इन सभी फील्ड पे ये काम करता है NPC। ये बच्चों के किसको फोकस करेगा कि वो सर्वाइव कर लो, उन्हें एक अच्छा हेल्थ मिले, न्यूट्रिशन मिले, एजुकेशन मिले और डेवलपमेंट मिले। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन पे काम करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करें बच्चे के साथ और उनको क्या दे, प्रोटेक्ट दे। चाइल्ड एब्यूज़ प्रोटेक्शन पे काम करता है, किसी भी तरीके के बच्चों के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन करता है, NPC का काम है बच्चों को इंश्योर करना कि उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय ना हो। ठीक है, फिर है हमारा ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये तो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, सबको पता है, आंगनवाड़ियाँ चलती हैं इनके इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1975 में। ICDS कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में। ठीक है, सबको पता है, ये लॉन्च हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो तो टारगेट ग्रुप कौन था, बर्थ से 6 ईयर के बच्चों को ये लेते थे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेंस को, और एडोलसेंस गर्ल्स को ये कहीं कहीं लेते हैं, हर जगह नहीं लेते हैं। और वुमेंस जो हो गई आपके 15 to 45 ईयर की वुमेंस इनकी टारगेट ग्रुप होती हैं। लेकिन मेन टारगेट ग्रुप कौन है इनका, मेन टारगेट ग्रुप है इनका प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेंस और बर्थ से लेकर 6 ईयर तक का। बाकी कहीं कहीं इनके साथ भी काम किया जाता है। ठीक है, किसी किसी एरिया में सिलेक्टेड ब्लॉक में इनके साथ भी काम किया जाता है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं ये छोटे बच्चों को। ठीक है, ये आता है एग्जाम में कई बार, ये क्या देते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते। फॉर्मल एजुकेशन क्या हो गई, जिसमें आपका करिकुलम है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बच्चों का एग्जाम हो रहा है, जैसे प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में होता है, तो ये वो नहीं देते, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। मतलब बच्चों को बुलाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, पोएम सिखाएंगे, उनके खेल खेल में जितना सिखा सकते हैं वो सिखाएंगे, तो वो क्या है, वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो इनका टारगेट क्या है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं और वैल्यू वाली एजुकेशन देते हैं, मतलब बच्चे क्या हों, बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज डाल सकें ये। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम है हमारी। ठीक है, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, असेसमेंट एंड सॉल्व नीड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलपमेंट एंड नीड। ठीक है, एक तो इसको ये किसके अंदर आती है, ECC स्कीम के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, ECCE। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत ये काम करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इसका जो पूरा पेमेंट है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब इसकी अध्यक्षा हमारी वुमेन एंड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो स्मृति ईरानी जी हैं। ठीक है, स्मृति ईरानी जी अभी इसकी मिनिस्टर हैं। इससे पहले कौन थी, इससे पहले शायद मेनका गांधी जी थी। ठीक है, तो अब स्मृति ईरानी जी हैं। तो ये क्या है, ये आपका असेसमेंट एंड सॉल्व नीड ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये देखता है कि कहाँ जो है बच्चों में माल न्यूट्रिशन डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उनको सॉल्व करना और उनका असेसमेंट करना। ठीक है, फिर आप देखोगे सर्विसेज है हमारी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है। सर्विसेज क्या क्या देता है ये, एक तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन देता है,
अवेयरनेस देता है, एडवोकेसी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन एंड केयर, काउंसलिंग देता है, इम्यूनाइजेशन देता है, हेल्थ चेकअप एंड सर्विसेज देता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये देता है, और रेफरल सर्विसेज। ठीक है, तो ये इसके काम है जो ये करता है हमारा ICDS। ठीक है, आपकी जो गाँवों में आंगनवाड़ी चल रही है, आप देखोगे स्कूल में जो आंगनवाड़ी, विलेजेस में जो आंगनवाड़ी चल रही है, वो हमारे ICDS के अंतर्गत ही काम करती है। ठीक है, तो इसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है आपका? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कोशिश करते हैं हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना जैसे कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम को प्रमोट करना, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। ठीक है, और उसका एडवोकेसी। ठीक है, एडवोकेसी मतलब उनकी हेल्प करना, उनकी तरफ से जो उन्हें चाहिए उनकी डिमांड रखना, इन्फॉर्मेशन देना उनको। ठीक है, एजुकेशन देना हमारे विलेज के लोग जो महिलाएं हैं खासकर उनके लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन, उनके साथ बातचीत करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, न्यूट्रिशन एंड केयर काउंसलिंग उन्हें देना कि उन्हें पता चले कि क्या क्या उनके बच्चों की न्यूट्रिशन नीड्स है और कैसे उनको केयर करें। इम्यूनाइजेशन देना, टीकाकरण जिसे हम बोलते हैं। हेल्थ चेकअप एंड सर्विसेज देना। ठीक है, उनके प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो, उन्हें सर्विसेज दी जाए। सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक साथ है ये। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब ये क्या है कि जो डाइट से वो पूरा नहीं कर रहे हैं अपनी सप्लीमेंट्री, उन्हें किसी और चीज़ के थ्रू उनको पूरा किया जाए। जैसे कि आंगनवाड़ी में आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उस एरिया के लिए खाना बनाया जाता है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन एरिया की वुमेंस को प्रोवाइड की जाती हैं। रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज जो है, रेफरल सर्विसेज का मतलब क्या है, जो लोग रेफरल सर्विसेज का मतलब क्या है कि उन्हें अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर्स को रेफ़र करना और उन्हें ऐसी सर्विसेज देना जो एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाए हम। ठीक है, तो ये क्या है आपको इसमें अगर आप देखोगे तो डेली रिक्वायरमेंट जो पूरी की जाती है, जो भी आपकी डाइट दी जा रही है, हो सकता है आपने देखा होगा सत्तू का आटा आता है, आपके वहाँ सत्तू आता है, चने आते हैं, मूँगफली आती हैं, तो इनका टारगेट क्या है कि बच्चों में पर डे एनर्जी देना 500 किलो कैलोरी और प्रोटीन 12 to 18 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराना। 6 मंथ से लेकर 72 मंथ तक के बच्चों के लिए है ये वाला। ठीक है, कि उन्हें कितनी देनी है, 500 कैलोरी और 12 to 18 ग्राम प्रोटीन। तो ये फूड भी प्रोवाइड कराते हैं ना, जैसे लंच हो गया या दिन में कुछ खाना हो गया। इसके अलावा रॉ फूड भी ये पहुंचाते हैं लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के घर में जहाँ छोटे बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो आपके 6 to 72 मंथ्स के बच्चे हैं उनकी जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट 500 इस तरीके का फूड उन्हें पहुंचाना कि उनको 500 कैलोरी उस फूड से मिल सके एक टाइम पे। ठीक है, आपका ये 1 मेन्यू का है। ठीक है, और प्रोटीन 12 to 18 ग्राम प्रोटीन उन्हें मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर बेबी जो है 6 to 72 मंथ का ही है लेकिन सीवियर अंडर न्यूट्रिशन में आ रहा है वो। ठीक है, मतलब सीवियर अंडर न्यूट्रिशन में है, उसका न्यूट्रिशन बहुत ख़राब है, तो उसको क्या देंगे आप, 800 किलो कैलोरी एनर्जी के हिसाब से खाना देंगे, उसको फूड देंगे, और साथ ही साथ 20 to 25 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से उसे डाइट देंगे। ऐसी डाइट देंगे जिसमें कैलोरी इतनी हो और प्रोटीन इतना हो। प्रेग्नेंट एंड नरिशिंग मदर। नरिशिंग मतलब होता है लैक्टेटिंग मदर, जो मदर अपने बेबीज़ को फीड कराती है, मिल्क पिलाती हैं। ठीक है, तो वो वाली मदर्स हैं आपकी, तो एनर्जी कितनी देंगे, एनर्जी इनको कितनी एनर्जी देनी है, 600 किलो कैलोरी एनर्जी वाला फूड देना है और 18 to 20 ग्राम प्रोटीन भी उस फूड से उनको मिले मदर्स को। ठीक है, ऑल्सो कंडक्टेड बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम। इसके अलावा बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम भी चलाती हैं 10 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक के बच्चों का। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो आंगनबाड़ी वगैरह चल रही है ना, उसके अंतर्गत क्या चलाया जाता है, बाल स्वास्थ्य केंद्र भी चलाए जाते हैं, जिसमें आप देखोगे 10 से 18 साल तक के बच्चों को लेकर के उनके साथ उनके हेल्थ पे काम करती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थ्रू आंगनवाड़ी। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थ्रू आंगनवाड़ी का मतलब क्या है, ये क्या देंगे, ये आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देती हैं, आपको
खाना तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब फूड जो आप ले रहे हो घर में वो तो आप लेते ही रहोगे, लेकिन उस फूड में जो कमी है वो उसके साथ साथ ये उस कमी को दूर करने का काम करती हैं। ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया। जैसे कि आप क्या करते हो, डाइट तो आप ले ही रहे हो, साथ में आप वो पीते हो प्रोटीन शेक, तो वो क्या है, वो एक तरीके का सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रही है, तो साथ साथ में आप क्या लेते हो, प्रोटीन शेक लेते हो। इसी तरीके से ये लोग भी क्या करते हैं, इनको भी क्या दिया जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, एक आंगनवाड़ी होगी आपकी 400 से लेके 800 पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन पे। ठीक है, अगर आपके एरिया में 400 से 800 पॉपुलेशन के लोग रह रहे हैं तो आपके उसमें क्या होनी चाहिए, एक आंगनवाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ 150 से 300 पॉपुलेशन वाले हैं तो वहाँ क्या होगी, वहाँ सिर्फ वहाँ आपके पास एक मिनी आंगनवाड़ी चलाई जा सकती है। ठीक है, यानी अगर कम पॉपुलेशन कम है, सिर्फ 300 तक पॉपुलेशन है आपके विलेज में, आपके एरिया में, तो वहाँ पे एक मिनी आंगनवाड़ी चलाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म और है, इसमें आया नहीं है, वो कट गया है, आंगनवाड़ी ऑन डिमांड। ठीक है, आंगनवाड़ी ऑन डिमांड, ठीक है। अगर आपके एरिया में पॉपुलेशन तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं 6 ईयर से कम एज के बच्चे 40 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 40 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ क्या खोली जा सकती है, वहाँ आंगनवाड़ी ऑन डिमांड खोली जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपका मान लो पॉपुलेशन आपकी कम है, लेकिन जो बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं 6 ईयर से कम के, उनके वो आपके 40 से ज़्यादा बच्चे हैं उस एरिया में, तो वहाँ हम क्या चलाएंगे, आंगनवाड़ी ऑन डिमांड खोली जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे तो इसका जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है, 300 फीट पर डे। ठीक है, ये धरा गया है पर डे, तो 300 पर डे में क्या है आपका, 300 फीट पर डे का मतलब क्या है कि आपको एक साल में, पर ईयर, सॉरी 300 डे पर ईयर। ठीक है, आपको एक साल में लगभग 300 दिन ऐसे आपको खाना मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास साल भर में कितने 365 डेज होते हैं, तो उसमें से 300 डेज आपको आंगनवाड़ी वाले खाना देंगे एक टाइम का। ठीक है, तो इनका टारगेट जो है ये है, आप वो जो फूड है वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, हो सकता है रॉ फूड दे सकते हैं, आपको 5 किलो मूँगफली दे जाएँ वो आपके घर में, तो मूँगफली क्या है, एक तरीके का प्रोटीन रिच सोर्स है, तो इस तरीके की चीज़ें वो आपके घर तक दे के जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पूरा आंगनवाड़ी ICDS जो चलता है, जिसके अंदर हमारे आंगनवाड़ी चलते हैं, ये वो पूरा प्रोग्राम था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसमें से क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ठीक है, आपके इसके बाद नेक्स्ट है एडोलसेंस गर्ल स्कीम। ठीक है, एडोलसेंस गर्ल स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 1991 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव जो थे वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ इन्होंने किस पे काम किया, टारगेट ग्रुप जो है 11 to 18 ईयर के बच्चियाँ थी इनकी, और 2 ग्रुप इन्होंने रखे थे, एक ग्रुप था 11 to 14 ईयर, और इसको भी इन्होंने क्या किया था, 11 to 18 ईयर के जो टारगेट ग्रुप थे उसको 2 ग्रुप में क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसमें से पहला ग्रुप था 11 to 14 ईयर का, जिन्हें इन्होंने एजुकेशन दी थी, और दूसरा ग्रुप था 15 to 18 ईयर का, जिनको ये स्किल सिखाते थे। ठीक है, जिस पे इसको किस पे काम करते थे, स्किल सिखाने पे काम करते थे। ठीक है, जो हमारी एडोलसेंस गर्ल्स स्कीम है, समझ में आया इतना। तो इसमें क्या था, जो इन्होंने 11 to 14 ईयर के बच्चों को तो इन्होंने क्या सिखाया, एजुकेशन पे काम करते थे उनकी, कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, और 15 to 18 ईयर के बच्चों को क्या सिखाते थे, स्किल सिखाते थे, कुछ एक्टिविटीज़ सिखाते थे, ताकि वो थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग के लिए काम कर सकें। ठीक है, फिर है किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना क्या है आपकी, ये आपकी लॉन्च हुई थी 2007 में। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 2007 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये पहली वाली एडोलसेंस गर्ल स्कीम है ना, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, इसी को और भी अच्छे तरीके से बनाया गया था, आगे जाकर के ये और भी बेहतर काम करने लगी। तो एडोलसेंस गर्ल स्कीम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, तो इसमें आप एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एडोलसेंस गर्ल स्कीम है ये, इसका नाम सबला स्कीम भी बोलते थे, इसे सबला राजीव गांधी स्कीम भी बोलते थे, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स भी इसको बोला जाता था। ठीक है, तो इतना नाम थे इसके किशोरी शक्ति योजना के। तो किशोरी शक्ति योजना क्या है, एडोलसेंस आपकी जो इससे पहले 1991 में एडोलसेंस गर्ल स्कीम चली थी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है किशोरी शक्ति योजना, और इसको हम सबला भी बोलते हैं, सबला राजीव गांधी स्कीम भी बोलते हैं, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स भी इसे पहले बोला जाता था। ठीक है, और इसके अलावा ये इसका काम क्या था, एम्पावर करना, किसको, महिलाओं को एम्पावर करना,
हाई न्यूट्रिशन देना, हेल्थ देना, स्टेटस देना, सेल्फ डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, फैमिली हेल्थ, फैमिली लाइफ, हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, इन सब पे काम करने का, इन सब पे ये काम करती थी। ठीक है, इसके अंतर्गत 7,000 ICDS प्रोग्राम चल रहे थे। 2,000 प्रोग्राम कवर बाय, जो हमारे 7,000 ICDS प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, इसमें से 2,000 प्रोग्राम कौन कवर कर रहा है? किशोरी शक्ति योजना प्रोग्राम कवर करती है। ये भी ICDS से आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, आप इसमें देखोगे तो अवेयरनेस चलाने का काम करती है ये, कि लोगों को क्या मिले? अवेयर हों वो। ठीक है, क्रिएशन का काम ये करती है। ठीक है, अवेयरनेस का काम करती है, क्रिएशन का काम करती है, एक्टिविटीज़ का काम ये करती है, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल को डेवलप करने का काम करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, कि आपको क्या मिले? कोई ऐसी चीज़ें, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण आपको मिले, आप उससे क्या कर सको? खुद की कुछ अर्निंग कर सको, कमाई कर सको। एजुकेशन पे ये काम करती है, लाइफ स्किल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे ये काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे ये काम करती है। ठीक है, आपके संवैधानिक अधिकार पे ये काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, PMMVY। ठीक है, ये ईयर वाइज अरेंज नहीं है ये सब। ठीक है, ये ईयर वाइज अरेंज नहीं कर रखी, जैसे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसमें तो सब कुछ ईयर वाइज अरेंज था, पर इसमें ईयर वाइज अरेंज नहीं है। ठीक है, तो आगे पीछे भी हो सकते हैं। फिर ये क्या है? ये आपका है लॉन्च एट 1 जनवरी 2017। ठीक है, 2017 के 1 जनवरी में क्या हुई थी? ये लॉन्च हुई थी आपकी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इस पर अभी क्वेश्चन आया भी था एक, इसमें अभी एक क्वेश्चन आया भी था, जो नया वाला एग्जाम हुआ है। ठीक है, फिर इसमें सेंट्रल है आपकी, इसमें क्या है आपका? ये आपकी कब लॉन्च हुई थी? 1 जनवरी 2017 में। ठीक है, 2017 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और आपका जो इसका जो फोकस था, मेन क्या फोकस था? सेंट्रल में स्टेट, और इसमें कौन देता है? ठीक है, सेंट्रल और स्टेट का रेशियो क्या है? 60% इसमें सेंट्रल देगी, जितना भी पेमेंट होगा, और 40% इसमें कौन देगा? स्टेट देगा, यानी कि आपका राज्य देगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी कितना देंगे? 60% देंगे, और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, यानी कि जो आपके योगी जी हैं, वो आपका कितना देंगे? वो 40% देंगे। ठीक है, तो इसमें मैटरनिटी सपोर्ट स्कीम है ये, कि मैटरनिटी सपोर्ट स्कीम मतलब कि जो मदर्स बन रही है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले ऑन बर्थ और प्रेगनेंसी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑन योर स्टेट। जब आप अपने बच्चे को जन्म दोगे, ठीक है, आपके पहला बच्चा जब जन्म लेगा तो आपको कितनी सहायता मिलेगी? 6,000 रुपीज़ की सहायता मिलेगी। ठीक है, इसमें 1,000 रुपीज़ आपको कब मिलेंगे? जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। ठीक है, ऑन द रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको मिलेंगे 2,000 रुपये मिलेंगे आपको, जब आप फर्स्ट चेकअप करा लोगे 6 मंथ में। ठीक है, तब आपको 2,000 रुपीज़ मिलेंगे। बचे हुए 2,000 रुपीज़ आपको तब मिलेंगे जब आपका सारा जितना भी आपका वो होना है, क्या, जितना भी आपका बच्चे को सब टीके लग चुके हों, बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो गया हो, उसके बाद आपको 2,000 रुपीज़ बचे हुए मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट है वो आपका 6,000 नहीं है, यहाँ पे 5,000 होगा। ठीक है, 5,000 रुपये मिलते हैं। अमाउंट कितना मिलता है आपको? यहाँ पे 5,000 कर देना है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो अमाउंट कितना मिलेगा आपको? 5,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो वही है, 1,000 शुरू में, 2,000 रुपये आपको बीच में और लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है पोषण अभियान। ठीक है, ये पोषण अभियान क्या है? ये हमारा जो मिड डे मील चल रहा था ना, मिड डे मील, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब मिड डे मील की जगह क्या हो गया है? पोषण अभियान हो गया है, और इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहा है आजकल। और अभी जो आया था पोषण अभियान 2.0 वाला आया था। ठीक है, तो पहला पोषण अभियान था, अब वो भी, उसका भी एक एक्सटेंडेड वर्जन चल रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पोषण अभियान 2.0 बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें करा रखा है। तो लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी ऑन 8 मार्च 2018। ठीक है, तो ये क्या है आपका? जो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को, तो 2018 में ये लॉन्च किया गया था। किसके थ्रू? नरेंद्र मोदी के थ्रू। ठीक है, जो हमारे PM साहब हैं। ठीक है, उनके थ्रू इनको लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया था? राजस्थान झुंझुनू में। ठीक है, राजस्थान झुंझुनू में लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 में। ठीक है, जैसे आपका जो इससे पहले हमने पढ़ा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ हुआ था? हरियाणा पानीपत में हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कहाँ हुआ है? राजस्थान झुंझुनू में हुआ है। ठीक है,
इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है नेशनल न्यूट्रिशन अभियान मिशन। ठीक है, किसमें काम करता है? नेशनल न्यूट्रिशन अभियान मिशन। नेशनल लेवल पे हर किसी को क्या मिले? न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन हो। ठीक है, हर किसी को बिल्कुल बढ़िया पोषण मिले। दूसरा इसमें है एक्सपेंशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या है? ये एक्सपेंशन है, उसको उसी को बढ़ा दिया गया है, उसी को और भी बेहतर तरीके से काम किया गया है। अब उनके पोषण पे बचा ली बेटी, भाई पढ़ा भी रहे हो, अब आप उसके पोषण पे भी काम कर रहे हो। ठीक है, सही पोषण देश रोशन इनका मोटो है। ठीक है, सही पोषण देश रोशन। ठीक है, ये इनका क्या है? ये इनका एक स्लोगन होता है, वो है। टारगेट ग्रुप क्या है? 6 ईयर तक के बच्चे, एडोलसेंस गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स इनका टारगेट ग्रुप है। किसका पढ़ रहे हैं हम? ये हम पढ़ रहे हैं पोषण अभियान का। ठीक है, डिक्रीज अंडर न्यूट्रिशन, मतलब इनका मेन टारगेट क्या है कि अंडर न्यूट्रिशन को घटाना, एनीमिया को घटाना, लोअरिंग बर्थ वेट, मतलब बर्थ वेट को घटाना, और आपको क्या करना है? प्रॉपर न्यूट्रिशन देने पे काम ये करते हैं। ठीक है, इसके बाद है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम में क्या है? इसको हम सखी स्कीम भी बोल सकते हो आप, वन स्टॉप सेंटर स्कीम को। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम में क्या है आपका? एक तो ये सखी स्कीम है। ठीक है, इसको सखी स्कीम भी बोल सकते हो आप। दूसरा, सपोर्ट एंड असिस्टेंस फॉर अब्यूज्ड वुमेन्स। जिन महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का अब्यूज हो रहा है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो उन महिलाओं को क्या देगा? उन महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत निर्भया फंड जो है उसको सेंसर किया गया था, निर्भया फंड को। ठीक है, निर्भया फंड मतलब एक अकाउंट है जिसमें निर्भया फंड के नाम पे कुछ पैसे जमा है। अगर किसी महिला की हेल्प करनी है तो उस फंड से हेल्प की जाती है। और ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लिख लेना, आया नहीं है इसमें। फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा कौन देंगे इस स्कीम का? पूरा पैसा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक है, यानी कि मोदी जी देंगे। फिर है इसके बाद है आपकी उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम कब लॉन्च हुई थी आपकी? लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 में। ये बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? एलपीजी कनेक्शन जो है वो महिलाओं को बांटे गए थे, गैस के सिलेंडर्स महिलाओं को बांटे गए थे। इसके साथ साथ सिलेंडर के साथ साथ बर्नर भी दिए गए थे और चूल्हे के भी कुछ उन्होंने दिए थे। तो ये क्या है? ये आपका उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत आपको सिलेंडर बांटे गए थे। ठीक है, महिलाओं को। स्वधार गृह स्कीम। स्वधार गृह स्कीम क्या है आपकी? 2001 से 2 में ये चली थी। रिहेबिलिटेशन ऑफ एब्यूज्ड वुमेन। ठीक है, स्वधार गृह स्कीम कौन सी थी? जिन महिलाओं का कोई घर नहीं होता, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था, उनके परिवार वाले अब उन्हें रखना नहीं चाहते, तो उनके लिए स्वधार गृह होम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को क्या सिखाया जाता है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन्स स्टेप। ठीक है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप है। ये 2001 और 2002 में स्टार्ट हुआ था। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों महिलाओं को सिखाया जाता था। ठीक है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वुमेन्स मतलब महिलाओं को क्या देना है? ट्रेनिंग देनी है और एम्प्लॉयमेंट का कुछ सिखाना है। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो आप, एम्पावरमेंट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। ठीक है, महिला ई हार्ट है। इसके बाद महिला ई हार्ट क्या है आपका? ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन होम मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, महिला ई हार्ट जैसा ऑनलाइन वो है ना आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो इस तरीके का ही है महिला ई हार्ट। ठीक है, महिला ई हार्ट में क्या करा है? ऑनलाइन जाओगे आप तो वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है महिला ई हार्ट। और ये किसके थ्रू चलती है? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू ही चलती है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई महिला अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोग जो घर पर बनाते हो, महिलाएं जो बनाती हो, तो वहाँ जाकर आप इनको बेच सकते हो। ठीक है, अंडर मार्केटिंग इंडिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जो अंडर मेकिंग इंडिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जो हमारा इंडिया डिजिटल चल रहा है उसके अंतर्गत ये चल रही है। ठीक है, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, महिलाएं अब घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट डाल दें, ये लोग उसे अपने ऑनलाइन में डालेंगे, अगर वो बिक गया तो आप उसको स्पीड पोस्ट करके वहाँ घर तक भेज सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले करते हैं। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र क्या है? ये आपके
22 नवंबर 2017 में स्टार्ट हुआ था। वन स्टॉप सेंटर जो अभी हमने पढ़े थे ना, उसके अंतर्गत ही चल रहा है महिला शक्ति केंद्र। अवेयरनेस ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, आपको अपनी एजुकेशन के प्रति क्या करना है, आपको बताना है कि भैया आपका राइट क्या है। हर कोई लड़की जो है उसको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। एक तो इसके अंदर ये आएगा, और दूसरा आएगा अवेयरनेस ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये तो हो गया। फिर दूसरा है आपका स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब आपको क्या देना है, स्किल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस देनी है। महिलाएं जो है खुद से अपनी स्किल्स को डेवलप करें और खुद की अर्निंग कर सकें, ठीक है। जैसे कि एक महिला ने क्या किया है, उसके आसपास बहुत सारा गोबर पड़ा रहता होगा, तो उसने खाद बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने उससे ऑर्गेनिक खाद बना के बेच के उससे बहुत पैसे कमा लिए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको आइडिया आना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो आप हर चीज़ बेच सकते हो, ठीक है। फिर क्या है आपका वेब वंडर वुमेन है। इसके बाद वेब वंडर वुमेन क्या है, ये ऑनलाइन कैंपेन है, ठीक है, ऑनलाइन कैंपेन है। इसमें क्या होता है, सर्च फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट एमंग वुमेन्स, ठीक है, महिलाओं के बीच में जिसने बहुत गजब का काम किया हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, तो ये क्या करते हैं आपका सर्च फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट अमंग वुमेन्स। अगर महिलाओं ने कुछ बहुत एक्सेप्शनल, किसी महिला ने काम किया है, बहुत अलग यूनिक काम उसने किया है जिससे महिलाओं का डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसको ये क्या करेंगे, ऐसी महिला को खोज करके उसे क्या देते हैं, अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो ये कौन काम करता है, ये काम करता है ट्विटर इंडिया और ब्रेक थ्रू एनजीओ, ठीक है। एक तो ट्विटर इंडिया वाले इसमें हेल्प करते हैं, और साइड में एक ब्रेक थ्रू एनजीओ है, वो भी इसमें अवार्ड देने में हेल्प करता है। ये दोनों मिलकर के ये वाला अवार्ड देते हैं। जैसे ब्रेक थ्रू एनजीओ के अंदर कुछ बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, बेल बजाओ, नेशन अगेंस्ट अर्ली मैरिजेस, इस तरीके के मूवमेंट ब्रेक थ्रू एनजीओ के साथ चल रहे हैं। बेल बजाओ का मतलब क्या है, बेल बजाओ का मतलब ये है, एक बार आपने देखा होगा टीवी में बड़े एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे बेल बजाओ के, कि अगर किसी के घर से आपको आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ पे महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है उनके परिवार में, तो आप जाकर के घंटी बजाओ, कोई बहाना मार दो, तो इससे क्या होगा, उनको थोड़ा डर बैठेगा। तो ऐसा बेल बजाओ का बड़ा सारा इसमें एक बार पब्लिसिटी हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा निप्सिड। निप्सिड क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर या मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो इसमें ये निप्सिड है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, इसका 1966 में। इसका काम क्या है, इसका काम है बच्चों के लिए रिसर्च करना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि हम अच्छे टीचर बन सके, और चाइल्ड डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना, मतलब उनके लिए रिसर्च पेपर निकालना बच्चों के लिए। मतलब बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन और जो लोग पढ़ेंगे वो सीखेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को डील कर सकते हो। तो स्कूल है ये एक तरीके का, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होती है, नर्सरी स्कूल जैसा है ये। तो यहाँ पे बच्चों की पे रिसर्च होती है, ट्रेनिंग सेंटर्स होती है, ठीक है। फिर है आपका 4 सेंटर्स हैं इसके, गुवाहाटी में है, बेंगलोर में है, लखनऊ में है और इंदौर में है, ठीक है, और इसका हेड ऑफिस का है दिल्ली में है, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये हमारा किसका, ये भी हमारा किसका, ये जो कमीशन है ये भी हमारा किसके अंदर चल रहा है, वुमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही चल रहा है। ये कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, जनवरी 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था ये वाला कमीशन, ठीक है। और अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, पहला एक्ट बनेगा, उस एक्ट के अंतर्गत कमीशन बनता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत 92 में आपका ये कमीशन बना था, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मेन क्या है, इसका फिजिकल, मेंटल एंड स्पेशल इश्यूज इन पर्सनल लाइफ एंड वर्क इश्यूज, ठीक है। मतलब आप वर्क में आप कहीं वर्किंग हो तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उस पर ये काम करते थे, ठीक है। किसी भी तरीके का फिजिकल मेंटल इश्यूज आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कौन देखेगा, ये देखेगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखेंगी, ठीक है। और ये है क्रिएट पॉलिसीज़, और इनका काम क्या था, पॉलिसीज़ भी बनाती थी, लिख लेना, आया नहीं है इसके नीचे। क्रिएट पॉलिसीज़ बनाने का काम भी किसका है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, कि किसी के साथ कोई भी आपके साथ बुरा ना करे, ठीक है। फिर आया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, यह भी हमने देखा भी था, NCPCR है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, ठीक है। ये 2017 में आया था, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चों के लिए लॉज बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम बनाना,
ठीक है, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी फॉर चाइल्ड राइट, ताकि चाइल्ड राइट्स जो हैं वो बचे रहें, बच्चों के राइट्स का हनन ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, ठीक है, वायलेंस से किसी भी तरीके के वायलेंस से उनको प्रोटेक्शन देने का काम ये करते थे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ये 1999 में हुआ था, अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था 1999 में। तो इसमें क्या है, महिलाओं के लिए भी कुछ बजट हो, महिलाओं के लिए कुछ पैसा जो है वो सेंसर हो, वो कहाँ रखा जाता है, राष्ट्रीय महिला कोष में रखा जाता है। ठीक है, नारी पोर्टल एंड ई संवाद पोर्टल, ठीक है, नारी पोर्टल ई संवाद पोर्टल क्या है, ये है आपका प्लेटफॉर्म फॉर एनजीओ हु वांट टू वर्क विद गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए काम करना चाहता है, कोई भी एनजीओ अगर काम करना चाहता है महिलाओं के लिए, तो और गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो वो नारी पोर्टल एंड ई संवाद पोर्टल में जाके एप्लीकेशन डाल सकता है, और गवर्नमेंट अगर उन्हें सिलेक्ट करेगी तो उनके साथ मिलकर के एनजीओ जो है काम कर सकता है। फंड उसमें कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अब कुछ और है ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वुमेन से रिलेटेड। तो ये पूरा जो अभी हमने देखा, ये पूरा मिनिस्ट्री थी आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, आज हमने वो सब डिस्कस किए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा अब हमारा इसमें कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा और बचा है लास्ट का। वुमेन स्टडीज़, ठीक है, तो वुमेन स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं ये। तो जो ये एक तरीके से कहाँ से वुमेन की स्टडी, वुमेन्स की परेशानियों को हमने, प्रॉब्लम्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। तो ये मेन वो है, जैसे हम हर चीज़ की कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री पहले पढ़ते हैं कि कहाँ से वो जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से जो वुमेन स्टडी है, ये भी हमारा टॉपिक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले महिला के एजुकेशन पे काम किया वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, जिन्होंने कहा कि भैया महिलाओं को पढ़ने भेजो। ठीक है, तो वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया, ठीक है, जो पहला गर्ल स्कूल इन इंडिया था तो वो किसने स्टार्ट किया था, सावित्री बाई फुले ने किया था। ठीक है, ये कौन थी, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की वाइफ थी ये। ठीक है, और ये पहली महिला भी थी जो स्कूल गई थी, जिन्होंने एजुकेशन करनी शुरू की थी। ठीक है, फिर इसका सेंसस में अगर हम देखें तो 2011 में जो मेल और फीमेल का जो रेशियो था, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो कितना था, 1000 मेल पे सिर्फ 943 क्या कौन थी, फीमेल्स थी। ठीक है, 943 फीमेल्स थी, यानी कि अगर आप देखो तो बाकी के मेल्स को फीमेल मिलेंगी ही नहीं शादी के लिए, इनके रेशियो ये कह रहा था। ठीक है, तो हर घर में, इसीलिए आप देखोगे तो राजस्थान वगैरह में आपका एक वाइफ के कई, एक परिवार में 3-4 हस्बैंड्स होते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि जब फीमेल का रेशियो ही कम है तो उन्हें मिलेंगी कहाँ से। ठीक है, तो आप देखो तो ये लगभग टोटल 57 के आसपास जो मेल हैं उनको फीमेल मिलनी ही नहीं है। ठीक है, इनके हिसाब से तो बहुत कम रेशियो है देखा जाए। लेकिन अभी एक नया वो आया है 2021 में आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत, तो इनके अंतर्गत ये मानना है कि जो फीमेल और जो मेल का रेशियो पहले इतना कम था अब वो बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि मेल 1000 मेल पे अब 1020 फीमेल हो गई हैं। ठीक है, तो अब फीमेल ज़्यादा हो गई हैं, मेल जो है वो कम रह गए हैं, इनका मानना ये है। इन्होंने जो सर्वे किया उसके अंतर्गत, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत ये निकल के आया है। ठीक है, तो सेंसस हमारा क्या हो गया, सेंसस है आपका, इसमें सेंसस में मेल और फीमेल रेशियो आपका ये था, और इसके बाद ये आपका है जो अब नया आया है। ठीक है, अभी रियल सेंसस काफ़ी टाइम से आया नहीं है तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है इसका। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी जो यूएन है हमारा, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने अडॉप्ट किया है जेंडर इक्वालिटी के टर्म को, और बोला कि जेंडर इक्वालिटी मतलब जेंडर और सेक्स में अंतर क्या है, आप सबको पता है। जेंडर और सेक्स में जेंडर 2 टर्म हमारे पास हैं, एक है जेंडर और एक है सेक्स। सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, सेक्स जो होता है हमारा बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, जो भगवान ने बनाया है, जो जन्म लेते ही हमें पता होता है कि ये फीमेल बच्चा है और ये मेल बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या है, वो हमारा सेक्स है। और जेंडर वो है जो सोसाइटी ने नियम बनाए हैं, जो हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि घर का काम कौन करेगा, लड़कियाँ करेंगी, बाहर का काम
काम जो है वो लड़के करेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है, महिलाएं जो बाहर का काम भी करती हैं, लड़के जो है वो अंदर का काम भी करते हैं। तो वो जेंडर है, ठीक है। जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, सेक्स को हम चेंज नहीं कर सकते। सेक्स क्या है हमारा बायोलॉजिकली, जैसे जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगी, ठीक है। अगर बेबी करने का काम किसका है, फीमेल का ही है, तो प्रेग्नेंट कौन होगा, फीमेल ही होगी। अब वो बात अलग है, आजकल तुम देखो तो सर्जरी वगैरह से वो चीज़ें चेंज होती जा रही है, पर वो अलग तरीके की बात है। लेकिन इसमें मेन जो है वो हमारा जेंडर और सेक्स में अंतर यही है कि जेंडर आपका सोसाइटल होता है और सेक्स जो है आपका बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेक्स तो आप चेंज ही नहीं कर सकते ना, जो फीमेल है वो तो फीमेल ही रहेगी। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो सेक्स के नहीं है, वो किसके हैं, जेंडर के हैं। वो सोसाइटी ने बनाया है कहीं ना कहीं हर चीज़ का डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या है, जेंडर इक्वालिटी यूएन ने अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑन 10 दिसंबर 1948, ठीक है। तो इन्होंने 10 दिसंबर 1948 में यूएन ने ये बताया था कि सभी मेल और फीमेल क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है 1948 में, तो उन्होंने बोला कि भाई सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जो हमारा है, जो हमारे कंट्रीज़ को भी कंट्रोल, एक तरीके से कंट्रीज़ मिल करके एक ग्रुप बनाती है यूनाइटेड नेशन का, और वहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनती है जो सभी कंट्रीज जो है उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न फ्री, सभी ह्यूमन्स जो हैं वो फ्री पैदा हुए, इक्वल राइट टू डिग्निटी, उन सबको ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री, सभी ह्यूमंस जो है वो फ्री पैदा हुए हैं, सभी को इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, इक्वल राइट टू ऑब्लिगेशन इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, मतलब सभी को इक्वल राइट्स और इक्वल तरीके से हमें ट्रीट करना है। इक्वलिटी इन डिसीजन मेकिंग में इक्वलिटी होनी चाहिए, हर कोई अब डिसीजन ले सके, ठीक है। इकोनॉमिक होना चाहिए, हर किसी को सही से इकोनॉमिकली वो मिलनी चाहिए, इक्वालिटी, सबके पास इक्वल पैसा हो, सोशल फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक्सेस एजुकेशन, राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, यूएन ने ये बोला था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट फॉर वुमेन्स, और वुमेन्स के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट का मतलब क्या है, ये इधर हिंदी में भी लिखा है तो पढ़ लेना आप, महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब साफ सी बात है, आप किसी के भी साथ रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, या फिर उसका बर्थ प्लेस कहाँ है, किस एरिया का वो है, किसी भी बेस पर आप उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरा हक है आपको कि आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। तो ये सब आप पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये कुछ राइट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये राइट्स आप देखोगे तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला राइट है द हिंदू वुमेन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। मतलब महिलाओं को भी क्या मिले भैया, प्रॉपर्टी में मिले, अधिकार मिले, ठीक है। तो ये हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया है पहले, ठीक है। ये आपका जो है वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए। वो जो आपकी विडो वुमेन्स है जिनके पति की डेथ हो गई है, हिंदू वुमेन्स स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड फ्रॉम हाउस एंड एग्रीकल्चर एक्ट, तो उस विडो को क्या मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर से, और आपका जो हाउस है उससे उसको मिलना चाहिए पेमेंट, उसको पूरा एग्रीकल्चर की लैंड में और घर में अधिकार है उसको, वो मिलना चाहिए, ठीक है। अमेंडमेंट इन 1938 में इसको अमेंडमेंट किया गया था, इसमें बदलाव किए गए थे, और एग्रीकल्चर वाले लैंड को इससे हटा दिया गया है कि अब एग्रीकल्चर लैंड जो है वो महिलाओं को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो विडो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाओं के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके बाद उन्हें एग्रीकल्चर घर में मिलेगा हक, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब तो पूरा हक मिलता है, ठीक है। अब तो जो हस्बैंड का है, हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो सब किसको मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा। द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये PCPNDT है, ठीक है। ये क्या है आपका, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। PCPNDT में क्या है कि आपको क्या करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन को
रोकना है किसी भी तरीके से। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का मतलब क्या है? प्री कॉन्सेप्शन मतलब बेबी का डिलीवर होने का मतलब जन्म, प्रेगनेंसी के टाइम में आपका, और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का एक्ट है ये। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ये चेक नहीं कर सकते हो कि आपका जो बेबी है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का नहीं बता सकते हो कि लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। ये एक्ट कब आया था? PCPNDT एक्ट आया था ये, ठीक है। तो ये तो नाम से ही इसमें से काफ़ी सारा लिखा हुआ होता है। तो डिक्रीज फीमेल फेटिसाइड्स, फीमेल फेटिसाइड्स का मतलब क्या है कि जो बच्चों को पहले ही जन्म लेने से पहले ही लड़कियों को मार देते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए है ये, ताकि ऐसा ना हो। 2003 में ये आया था, ठीक है। और 2011 में इसको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। फीमेल 2011 में जो बैन कर दिया गया था फीमेल फिटिसाइड्स को, ठीक है, कि किसी भी तरीके से आपकी जो महिला बच्चे हैं उसके कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया गया था, ठीक है, 2011 में। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये है आपका 2005 में हुआ था ये, 22 अक्टूबर 2006 में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैरिज एंड लिविंग रिलेशनशिप के लिए है कि अगर आप आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें रह रहे हो, या फिर मैरिज है, तो आपके साथ अगर कोई मारपीट होती है, किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था एक्ट। उसके अंतर्गत आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो। इसके ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर भी क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट आपका 1938 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपका तो PCPNDT एक्ट हो गया 1994। इसके बाद है आपका जो वुमेन्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में हो गया। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आपका आया था 1961 में, जिसमें क्या है आप किसी भी तरीके का डॉरी नहीं लोगे, आप पे केस चलेगा, नहीं तो जेल जाओगे, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्ट है 1971। इसमें क्या है? लीगलाइज अबॉर्शन फॉर वुमेन्स ओवर द एज ऑफ द 18, ठीक है। अनमैरिड वुमेन्स विद गार्डियन कंसल्ट, ठीक है। इसमें क्या है? अगर आपको आप प्रेगनेंसी में आप प्रेग्नेंट हो, आप अबॉर्ट कराना चाहते हो, तो वो आपका इस एक्ट के अंदर कंडीशन देखी जाएगी, तब जाके आप अबॉर्ट करा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है? अगर आपका लीगल अबॉर्शन फॉर वुमेन्स एज ओवर द एज ऑफ 18, ठीक है, 18 अगर एज है आपका, तो 18 से ऊपर अगर आप हो, तो आप किस तरीके से प्रेगनेंसी में अबॉर्ट कराओगे बच्चे को। तो अनमेरिड के केस में आपको क्या लेना होगा? गार्डियन का कंसर्न भी लेना होगा, ठीक है। रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, अगर आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को किसी तरीके का रिस्क है, ठीक है। गिव इंजरी टू हर मेंटल फिजिकल हेल्थ, अगर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अगर डिलीवर करेगी तो उसकी जान को खतरा है, तभी वो क्या कर सकती है? बच्चे को अबॉर्ट करा सकती है, ठीक है। या आपका जो बेबी है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, फीटस जो है आपका एबनॉर्मल है, ठीक है। तो इन कुछ केसेस में ही आप अबॉर्शन करा सकते हो, नहीं तो आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है? लॉ है। फिर है मेडिकल टर्मिनेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है? अगर अनमेरिड ऑल्सो टर्मिनेट, इसके बाद ये 2020 में आया था। इसमें देखा गया था कि अगर महिला जो है वो अपना बच्चा अबॉर्ट कराना चाहती है तो वो किस स्टेज में करा सकती है, ठीक है। तो 2020 में आया था ये। अनमेरिड ऑल्सो टर्मिनेट आर प्रेगनेंसी एक्सटेंडेड टू टाइम लिमिट टिल 20 वीक, जो अगर अनमेरिड वुमेन है, ठीक है, तो वो अगर अनमेरिड है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो क्या कर सकती है? 20 वीक तक अपने बेबी को अबॉर्ट करा सकती है। इसके अंतर्गत आपके ये दो आए थे, ठीक है। तो पहले 1971 में मना किया जाता था अबॉर्ट कराने के लिए, फिर 20 में फिर अमेंडमेंट आया, उसमें थोड़े चेंजेस हुए कि हाँ कुछ कंडीशन बताएगी, अगर ये कंडीशन है तो आप अपने बेबी को अबॉर्ट करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो, ठीक है। ये जो दो हैं ये आपके वुमेन हेल्पलाइन है, ये छोटा छोटा आ गया है, पर ये मेन, एक तरीके से मेन हेडिंग लिख लो आप इसे। वुमेन हेल्पलाइन का जो नंबर है वो है 1090, और जो वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन है वो है 1098, ठीक है। ये दो हेल्पलाइन के नंबर हैं, जहाँ अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो 1090 जो है महिलाओं की प्रॉब्लम्स का समाधान करता है, और चाइल्ड हेल्पलाइन करता है 1098, ठीक है। फिर है कुछ बच्चों के लिए राइट्स, ठीक है, बच्चों के लिए जो राइट्स हैं, ठीक है। ये तो अभी महिलाओं के राइट्स पढ़े हमने, अभी बच्चों के लिए है राइट टू चाइल्ड सर्वाइव, ठीक है, जिसके लिए उन्हें क्या मिलना है? फूड मिलना चाहिए, हर बच्चा सर्वाइव कर सके उसके लिए उन्हें फूड मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है।
डेवलपमेंट ओवरऑल, और उनको डेवलपमेंट मिलना चाहिए, अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट उनका अच्छा होना चाहिए। प्ले, लेजर्स यानी कि खेल कूद, और उनको एक अच्छी जीवन उन्हें मिलना चाहिए। पार्टिसिपेशन, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का राइट है उन्हें, और प्रोटेक्शन का राइट है, उनको क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके चाइल्ड राइट के हैं। चाइल्ड राइट में क्या कहेंगे, उनको खाना, शेल्टर, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये उनका अधिकार है। उसके अलावा उनका डेवलपमेंट का अधिकार है, ठीक है, डेवलपमेंट का अधिकार है, पार्टिसिपेशन का अधिकार है, ठीक है, पार्टिसिपेशन का अधिकार है, और प्रोटेक्शन का अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहला सर्वाइवल का चाइल्ड राइट्स हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन, 4 राइट आपके बच्चों के हैं, ठीक है। अब इसमें पहला है आपका CRIN, चिल्ड्रन राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। ये CRIN की फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये ग्लोबल नेटवर्क है, कोऑर्डिनेशन प्रमोटिंग शेयर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन ऑन चाइल्ड राइट्स, ठीक है। ये ग्लोबल है, मतलब दुनिया पे काम कर रहा है ये लोग क्या करते हैं, CRIN, चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगर ये देखा जाए किसी देश में अन्याय हो रहा है तो ये लोग बोलते हैं कि भाई अपने देश के बच्चों को अच्छे से पालो, ठीक है। तो ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया भर में चला है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और ये बताते हैं कि हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं अपने देश के चाइल्ड राइट्स के लिए, ठीक है। फिर है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये कई बार आता है एग्जाम में, ठीक है, हामा इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी आती है इसकी, ईयर भी आता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, हिंदू के लिए इन्होंने लॉज बनाए हुए हैं कि किस तरीके से अगर आपको कोई बच्चा अडॉप्ट करना है तो क्या क्या आपको क्या करनी होंगी कंडीशन, और आपको क्या क्या जो कंडीशन है उनको फॉलो करना होगा। तो वो क्या है आपका हामा। इसके बाद नेक्स्ट है द इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बोटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992, ठीक है। तो ये एक्ट किसके लिए, ये एक्ट है आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, जो आपका मिल्क है, एक तो सबसे पहले आपको क्या है, सब इन्फेंट मिल्क की सही सप्लाई हो, और एक इकोनॉमिकली सप्लाई हो कि हर कोई उस मिल्क को खरीद सके। जैसे अगर मदर जो है, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करना भी इसका एक राइट है, उसका एक काम है। लेकिन अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो उसके केस में बोतल का मिल्क जो हम बच्चों को पिला रहे हैं वो आसान होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और इकोनॉमिकली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट है जो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बोतल एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। फिर नेक्स्ट चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में आया था। अगर आप 14 साल से कम उम्र के हो तो कुछ लेबर जो है जो बैंड है कुछ एरिया, उनमें आप काम नहीं कर सकते हो। मेंशन कंडीशन फॉर चाइल्ड लेबर, ठीक है, और चाइल्ड लेबर के लिए भी कंडीशंस को मेंशन किया जाएगा, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों से जो लेबर का काम कराते हैं, हम दुकानों में काम कराते हैं, कुछ ऐसा काम कराते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो कुछ कंडीशंस के अंतर्गत कुछ ही जगह पे वो काम कर सकता है, बल्कि ज़्यादातर जगह पे वो कर ही नहीं सकता। ऐसे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काम नहीं कर सकता, जो बच्चों के हार्मफुल जगह हैं वहाँ वो काम नहीं कर सकता है। तो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 2006 है, ठीक है। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, ठीक है, JJ एक्ट हम इसको बोलते हैं। यहाँ क्या है, जो अगर ब्रोकन लॉ अंडर द कन्वेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, अगर कोई बच्चा है, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अगर कोई बच्चा है CRC में तो उसने कोई लॉ तोड़ दिया है, ठीक है, तो उसका किसके अंदर चलेगा। मान लो कोई 18 साल से छोटी एज का बच्चा है, उसने कोई क्राइम किया, जैसे कि अभी एक लड़के ने क्या किया था, अपनी BMW से दो लोगों को एक्सीडेंट कर दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, उससे कुछ ज़्यादा जिससे उन दोनों लड़का और लड़की की डेथ हो गई थी। तो इससे क्या हुआ था, जब वो उसको लेके पुलिस ने जब उसे कोर्ट के सामने पेश किया तो उसको कोई खास बड़ी पनिशमेंट नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि उसका किसके अंदर केस चल रहा था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसका केस चल रहा था, ठीक है। बल्कि उसको क्या बोला उन्होंने, कोर्ट ने, कि आप क्या करो, एक निबंध लिख के जमा कर दो बस, और वही उसकी सजा थी। लेकिन बाद में खैर उस पर आवाज़ें उठी, वो जेल में है शायद। तो ये क्या है, जुवेनाइल
जुवेनाइल जस्टिस केयर के अंतर्गत अगर आपको कोई आपने गलती की है 18 साल से कम एज को, जैसे कि वो एक निर्भया कांड में वो रेपिस्ट था, वो 3 साल की सज़ा में छूट गया, तो क्यों? क्योंकि वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड एक्ट के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। तो कोई भी क्राइम है अगर वो 18 साल से नीचे के बच्चे ने किया है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और जबकि जिन्होंने उसके बाद बाकी के जो साथ थे सबको क्या मिली? फांसी मिली। तो देखो इतना अंतर होता है, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड एक्ट में क्या है, आपको कम पनिशमेंट मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इसमें रिस्ट्रेंट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, देख लेना इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था, ये पहले 1929 में आया था, उसके बाद इसका अमेंडमेंट हुआ था प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, ठीक है। 21 साल से कम बच्चे और लड़कियों के, पहले ये 18 था लड़कियों के केस में और लड़कों के केस में 21 था, पर अब क्या हो गया, दोनों के केस में क्या हो गया है, ये 21 हो गया है कि 21 साल से कम बच्चे की आप शादी नहीं कर सकते, नहीं तो आप कहाँ जाओगे? जेल जाओगे, ठीक है। फिर है प्रोग्राम्स फॉर वुमेन्स के कुछ प्रोग्राम, चिल्ड्रंस के कुछ प्रोग्राम है, ये वैसे हम देख चुके हैं, जैसे राजीव गांधी क्रैच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग है ये, ठीक है, वॉकिंग नहीं है, वर्किंग है, वर्किंग मदर, ठीक है। वॉकिंग मदर में क्या है 2006 में आई थी ये, इसमें क्या है बाई केयर सर्विस एंड फूड एंड शेल्टर 0 to 6 ईयर की एज में। आप ये देखोगे जो 25 जो जिन बच्चों की मदर जो थी वो वर्किंग होती है, लेबर काम करती हैं, तो वो दिन भर अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती है, तो उनके लिए क्या खोले गए थे? छोटे छोटे क्रैचेज, डे केयर सेंटर्स खोले गए थे, ठीक है। जहाँ क्या है बाय केयर सर्विस एंड फूड एंड शेल्टर, जहाँ उन बच्चों को फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, और हर केयर सेंटर में आप 25 तक के बच्चों को रख सकते हो। 25 बच्चे, एक केयर सेंटर में लगभग 25 बच्चे होंगे, और 8 घंटे के लिए वहाँ बच्चों को सोने को मिल जाएगा, ठीक है। आप उन बच्चों को 8 घंटे के लिए वहाँ छोड़ सकते हो, जहाँ उसको स्लीपिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी, फूड मिलेगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा, इम्यूनाइजेशन, ये सब बच्चे को मिलेगा, जैसे आंगनवाड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है, वैसा सही है ये। बस ये 8 घंटे, आंगनवाड़ी तो 2 या 3 घंटे के लिए बच्चों को रखता है, ये लगभग 8 घंटे तक बच्चों को रख सकते हैं, क्योंकि डे केयर सेंटर्स हैं ये, ठीक है। मिड डे मील स्कीम है, ये हम पढ़ चुके हैं। मिड डे मील स्कीम हमने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? हमने पढ़ रखी है हमने कहीं किसी टॉपिक में, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम है, यही आजकल किस में चेंज हो गई है, ये आपकी चेंज हुई है उसमें पोषण अभियान, ठीक है, जो मैंने आपको अभी हमने पढ़ा था पोषण अभियान, और पोषण अभियान 2.0 वाले में, ठीक है। तो ये मिड डे मील स्कीम हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान है, SS है, 2002 है आपका, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर एज ग्रुप, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। SS है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हमारा है, ये क्या चल रहा है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ था SS से। ये है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है कि हर बच्चा जो है 8th हाई स्कूल तक पास हो, तो 6 to 14 ईयर के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देने का राइट है, वो स्कूल जरूर जाए, ऐसा ना हो कोई भी बच्चा स्कूल ना जाए, ठीक है। ऐसे तो हर बच्चे को हमें कहाँ भेजना है? स्कूल भेजना है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो स्कूल जा सके। तो ये किसके अंदर है? सर्व शिक्षा अभियान है, इसका एज ग्रुप क्या है? 6 to 14 ईयर, ठीक है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, ये है आपकी सेंट्रल एडॉप्शन, ये एग्जाम में आता है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स कारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कारा, ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपको कोई बेबी अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? आप कारा की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, कारा की वेबसाइट पे जाओगे, फॉर्म भरोगे, फिर वो आपकी जो जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो तो वो वहाँ पे आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा, जिसे हम बोलते हैं सारा, ठीक है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। फिर आपको वो सारा वाला आएंगे, आपका पूरा चेक करेंगे कि आप ठीक हो, जेन्युइन हो या नहीं हो, उसके बाद आपको बच्चा जो है वो गोद दिया जाएगा। तो अडॉप्शन और गोद लेने के लिए हमारी ये दो, सेंट्रल लेवल पे ये वाली अथॉरिटी काम कर रही है और स्टेट लेवल पे ये वाली अथॉरिटी काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका आज जो हमने पढ़ा, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़े। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ और बहुत बड़ा भी है, एक साथ मत पढ़ना, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, इसको समझना, क्योंकि सबके आपको ईयर याद करने हैं और सभी के आपको क्या करने हैं, फुल फॉर्म्स याद करनी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब कल हम नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।